हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, आज का टॉपिक है बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि चैप्टर नंबर 2 है कि जीव जनन कैसे करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है तो किसके द्वारा होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, फूलों के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है तो कौन सा नहीं है। तो शकवाहिका, ये मादा में शकवाहिका नहीं पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। तो इन दोनों के संलग्न को जाइगोट कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, पपीता। पपीता में एक लिंगी पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, फूलों यानी कि पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है तो कौन सा होता है। तो पुष्पों में होता है, फूलों में पुंकेसर होता है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। तो बताना है कि बहुविखंडन किस जीव में होता है। तो बहुविखंडन मलेरिया परजीवी में होता है। ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ये ऐसे फैलते रहते हैं, इसलिए इसे बहुविखंडन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, पत्तियों में। चलिए अगला प्रश्न है, मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है, कहाँ होता है। तो फैलोपियन ट्यूब में, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है तो कहाँ पे होता है। तो सभी में, पुदीने में भी, हल्दी में भी और अदरक में भी। हमारा आंसर हो जाएगा डी, सभी में। चलिए अगला प्रश्न है, खंडन द्वारा जनन होता है किस में। तो खंडन द्वारा जनन सितारा मछली में होता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन संभव है तो किसके द्वारा। तो कायिक प्रवर्धन संभव है तना के द्वारा। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, तने पर अपस्थानिक कलियाँ पाई जाती हैं तो किस में। तो आलू में। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो किस में होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रा में। चलिए अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो किस में होता है। तो ईस्ट में। पहले ही बताया था कि मुकुलन जनन किस में होता है, तो ईस्ट में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, शुक्रवाहिका। चलिए अगला प्रश्न है, परागकोश में होते हैं तो परागकोश में क्या होते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं परागकण कहते हैं। परागकण नहीं, जननांग कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है। तो एड्स रोग का प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संपर्क। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है। तो पंखुड़ियों का रंग अधिकतर हरा होता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो फूल का अंडाशय फल में बदलता है। चलिए अगला प्रश्न है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, रसायनुवर्तन यानी कि केमोट्रोपिज्म के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। हमारा आंसर हो जाएगा सी, प्लेसेंटा। चलिए अगला
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए हाइड्रा। चलिए अगला प्रश्न है पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? तो पुंकेसर पुष्प का नर जननांग है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण क्या हैं? तो पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण है दाढ़ी और मूछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना। हमारा आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। चलिए अगला प्रश्न है स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण क्या हैं? तो स्तनों में वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? तो नर जननांग निम्नलिखित में ये सभी आ जाएगा, वृषण, शुक्रवाहिका और मूत्र मार्ग। चलिए अगला प्रश्न है शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का मोचन वृषण में होता है। चलिए अगला प्रश्न है स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होती है। चलिए अगला प्रश्न है मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं कहाँ? तो ये होता है अधिवृषण में। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं निकेत। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो एकलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है? तो पपीता, पहले भी बताया था। आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है? तो मानव जनन अंग 18 वर्ष की आयु में क्रियाशील एवं परिपक्व हो जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किस में? तो पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्रियों में। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि मुकुलन के द्वारा होती है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है पुष्प का कौन सा भाग परागकण कहलाता है? तो पुष्प का पुंकेसर भाग परागकण कहलाता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है गन्ना, गुलाब एवं अंगूर में कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कायिक विधि का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, कायिक विधि का। चलिए अगला प्रश्न है मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गर्भाशय। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है माँ के रुधिर से पोषण मिलता है किसको? तो भ्रूण को। चलिए अगला प्रश्न है मानव मादा में गर्भकाल का समय कितना होता है? तो मानव मादा में गर्भकाल का समय 9 माह होता है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय कितना होता है? तो इसका समय होता है 2 से 8 दिन। चलिए अगला प्रश्न है निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में भ्रूण बनता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है? तो उसे हम जनन कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न जनन कितने प्रकार से होता है? तो जनन 2 प्रकार से होता है। चलिए अगला प्रश्न है इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो इनमें से ये सभी अलैंगिक जनन है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो मुकुलन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है परागकोश में पाए जाते हैं। तो परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकण पाए जाते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो स्त्री केसर के आधारीय भाग को वर्तिका कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो पुंकेसर के अग्रभाग को
परागकोश कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो निषेचन की क्रिया पुष्पी एवं पादप जंतुओं में होती है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती हैं? तो अंडाशय की दीवारें फल बनाती हैं। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो इसमें से मस्सा हो जाएगा। मस्सा, जो शरीर पे मस्सा निकलता है वो जीवाणु जनित रोग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केंचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो नर युग्मक और मादा युग्मक के जनक संयोजन से जाइगोट बनता है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो निकलता है 14वें दिन। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, गोनोरिया। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीबा में लैंगिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं, यानी कि फूल में। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो पैरामीशियम में द्विखंडन नहीं होता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण निम्न में से परागकोश के अंदर बनते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला